हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। और इसको हम लोग स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बताया गया कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो उसमें जो चेंजेज होगा वो तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी के कारण होगा, लेकिन जो एंगल में चेंजेज हो रहा है, जैसे एंगल इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें कितना चेंजेज हो रहा है इसके बारे में, इस मीडियम के बारे में इसमें बताया जाता है। तो इसमें मान लीजिए कि हमारे पास दो मीडियम है और इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था इनके द्वारा। तो मान लीजिए दो हमारे पास मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम से लाइट रे ऐसे गया, इसको हम मान रहे हैं कि ये मीडियम जो है वो रेयरर है, ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। तो जब लाइट रे इस मीडियम से इसमें गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये लाइट रे कुछ इसके तरफ मुड़ जाएगा, किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये हम लोग पढ़े थे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब देखिए जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया तो इस लॉ का यही कहना है कि जब हम इसमें साइन का रेशियो लेंगे, साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन क्या होता है सुनिए ध्यान से, आप ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन आप लोग लेते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, उसमें हाइपोटेनस का और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। एक्चुअली एंगल क्या होता है, जब कहीं भी कोई चीज़ रोटेट हो रहा हो तो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, उसी को एंगल हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास एक ऐसा मान लीजिए ये मार्कर है, इस तरह से इसको हमने थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया तो यहाँ से ये कितना रोटेट हुआ ये हमें ये एंगल बताएगा। अब देखिए अगर इसको रोटेट करते हुए देखें तो ये परपेंडिकुलर के साथ थोड़ा सा रिलेशन भी है। जैसे यहाँ पे जब रहेगा तब ये परपेंडिकुलर के साथ ये रिलेशन है, लेकिन जब इसको यहाँ लेके चले जाएंगे तो परपेंडिकुलर के साथ ये रिलेशन। तो देखिए जैसे जैसे परपेंडिकुलर ऊपर लेके जा रहे हैं बढ़ रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में तो रिलेशन आएगा ही। तो इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं, इसी रिलेशन को हम लोग साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन आई लिया गया, साइन ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ आई के जगह पे कुछ भी हो सकता है, साइन 30 डिग्री, जैसे थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, साइन 45 डिग्री हो सकता है, साइन 60 डिग्री हो सकता है, और अलग अलग साइन का वैल्यू अलग अलग होता है। ये आप मैथ्स में पढ़े हो। तो देखिए तो इन्होंने निकाला कि ये जो वैल्यू आ रहा था, मान लीजिए समथिंग 3/2 आ रहा था, तो इस मीडियम को बिना चेंज किए इन्होंने फिर से लाइट रे को इंसिडेंट कराया। कैसे ये इंसिडेंट कराया, तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास लिया होगा और एक उन्होंने लेजर लाइट लिया, मान लीजिए रेड कलर का लेजर लाइट दिया, वो लाइट का रेज आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये रेज गया, यहाँ टकराया और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकल गया। अब उन्होंने इन दोनों का साइन का रेशियो लेकर के देखा। अब साइन के रेशियो लेकर के देखने से हमें एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट अगर दूसरी बार इन्होंने लाइट रे को भेजा, अब एंगल बढ़ा दिया इस बार, तो हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ये जो मीडियम है इसका एक कैपेसिटी है मोड़ने का। अगर इसको यहाँ 15 डिग्री मोड़ रहा है तो यहाँ भी 15 डिग्री ही मोड़ेगा, समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने इसको भेजा 30 डिग्री पे और ये 15 डिग्री मोड़ दिया, तो ये कितना हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 15 डिग्री। यहाँ हमने भेजा इसको 45 डिग्री पे, फिर 15 डिग्री मोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम होता है। अब इस मीडियम को चेंज नहीं किए तो एंगल यहाँ भी निकाल के देखा गया, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो, तो यहाँ भी कुछ 3/2 ही आ रहा था। ऐसे करके कई बार चेंज करके देखा गया, तो जो रेशियो आ रहा था इसको डेंसर से रेयरर में भी भेज करके देखा गया, डेंसर से रेयरर में भी भेज करके देखा गया कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, किस तरह से डिपेंडेंट है। तो ये देखा गया कि ये दोनों जो है जितनी बार आप वैल्यू निकालिए, जब तक इस पेयर को, मीडियम ऑफ पेयर जो है, मतलब जो ये मीडियम का जोड़ा है, जैसे एयर है और ग्लास है,
दो मीडियम है, मान लीजिए रेयर और डेंसर ले लिए, तो एयर है और ग्लास है। अगर इसको नहीं चेंज कर रहे हैं तो इसमें हर जगह ये रेशियो कांस्टेंट आएगा। अगर इसको चेंज कर देते हैं, इस पेयर को चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, दूसरा कोई रेशियो आएगा, लेकिन वो मीडियम के लिए वो हमेशा वही आएगा कांस्टेंट। जैसे एयर से आपको वाटर में जा रहा है तो उसके लिए कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा, लेकिन हर बार अगर एयर से वाटर में लाइट रह जाएगा तो वही कांस्टेंट आएगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये साइन ही क्यों लिए, ये कॉस भी ले सकते थे, टैन भी ले सकते थे, कॉट भी ले सकते थे, लेकिन साइन ही क्यों लिए। तो जैसे अभी बताया आपको कि साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन को बताता है। मतलब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को बताता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, इसी के रिलेशन के बारे में इस एंगल आर जो है वो बता रहा है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बढ़ गया है, तो इस तरह से इसी दोनों का रेशियो के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए उन्होंने साइन थीटा लिया था। ठीक है, तो लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ इनका यही था कि साइन आई अपॉन साइन आर अगर हम निकालेंगे किसी भी गिवन मीडियम के लिए तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इनका यही फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ था द साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन, लिखिए साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, द रेशियो छूट गया, चलिए रेशियो ऑफ लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for given पेयर ऑफ मीडियम का प्लूरल हो जाता है मीडिया, मतलब मीडियम का हम लोग प्लूरल मीडिया लिखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल उनका, फर्स्ट लॉ निकल के आया। क्या निकल के आया कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये जो है उनका फर्स्ट लॉ आया। ठीक है, क्या आया कि जब रेशियो निकाला गया साइन आई और साइन आर का तो वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा था। उसके बाद उन्होंने देखा दूसरा जो रूल लिखवाया, इसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो तीनों जो चीज़ को लेंगे, जैसे नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे इधर से गया तो यहाँ से चला जा रहा था, हो सकता था कि ये इधर भी आकर उतना ही एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ इधर भी उतना एंगल बना सकता है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल था तो इधर से रे आ रहा था ये, तो इधर से जा करके रिफ्लेक्टेड रे निकलना चाहिए, तो एक प्लेन में होगा। नहीं इधर से निकलेगा, ये इधर से भी निकल सकता था, इधर से भी निकल सकता था, तो इन्होंने कहा नहीं, ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो याद रहना चाहिए कि ये सेकेंड लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये तीनों रे जो है वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। यही था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं कि इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को और हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते थे, V1। ये यहाँ पे जो स्पीड रहता था उसको मान लिए V1 है, तो यहाँ जाके स्पीड कुछ चेंज हुआ होगा तो V2 हो गया होगा। समझ में आ रहा है? अब स्पीड किस मीडियम के कारण चेंज हो रहा है, सेकेंड मीडियम का कारण, और ये किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसीलिए देखा गया कि जो ये साइन आई अपॉन साइन आर है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, चलिए देखते हैं। तो देखा गया कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो था, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो था, तो यहाँ पे देखिए ये था, चेंज कर रहा था जो रिफ्रैक्शन में ला रहा था, तो चेंज करने वाला मीडियम कौन है, सेकेंड। तो इसको कैसे लिखते हैं, μ/1। इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और बताए थे ये किसके इक्वल हो जाता है, चेंज करने वाला स्पीड नीचे और ये V1 ऊपर। तो यहाँ से आपको ये एक फॉर्मूला आया,
अब ये आपको साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि हमने जो रेशियो निकाला था एंगल का, ये डिपेंड करता था स्पीड पे भी कि यहाँ का वेलोसिटी कितना था और यहाँ वेलोसिटी जो चेंज हुआ वो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ। जितना ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ये बेंड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी याद रखिए। इस लॉ में एक लॉ और याद रखिए कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही रहता है बट वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो ये तो हम लोग पहले भी लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ लाइट रे चेंजेज व्हेन इट एंटर्स इन अनदर मीडियम। जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में ये इंटर करता है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये तीसरा लॉ था उनके द्वारा दिया गया। तो इसी तरह से इस लॉ को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, अब साइन का वैल्यू, एंगल का वैल्यू अलग अलग रहता है। तो इसी तरह से जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि कोई हमारे पास मीडियम है और ये यहाँ से कोई 45 डिग्री के साथ एंगल बनाते हुए लाइट रे जा रहा है और नॉर्मल में जाने के बाद ये कुछ ऐसे 30 डिग्री पे मुड़ जा रहा है। आपको पता करना है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मीडियम। कह दिया गया कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मीडियम 2 था और ये मीडियम 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी फॉर्मूला पता है क्या? साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए साइन आई कितना है? 30 डिग्री और साइन आई कितना है? 45 डिग्री। ये है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से रे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो साइन जो है 30 डिग्री हो जाएगा और रिफ्रैक्शन कितना? रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन, ओ ये 45 डिग्री होगा बच्चों। कहाँ ध्यान है? ये बार बार गलत हो रहा है, कहाँ ध्यान है? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये वैल्यूज आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होगा कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब क्या होगा कि 1/√2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखो इस √2 से इसको √2 टाइम्स में काट सकते हैं, मतलब इसका √2, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? √2। तो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा सकता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करके हम लोग कुछ कंडीशंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो मुड़ता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है। तो कंडीशंस फॉर हम लोग देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन हम लोग अब जनरली देखते हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। सुनिए ध्यान से। आप लोग जानते हो कि पहला तो कंडीशन वही है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब तो हम लोग बेसिक में पढ़ लिए थे कि मीडियम चेंज नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। एक चीज़ और पढ़े थे हम लोग कि जब लाइट रे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए? 0 डिग्री, तब क्या होगा कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन नहीं होने का मतलब हुआ लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से बेंड नहीं होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक लाइट रे ऐसे 90 डिग्री जो हमारा नॉर्मल था उसी पे आ रहा है, मतलब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? 0। हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे ही चला जाता है और इसका मेन कारण हम लोग जानते हैं। कारण जानते हैं कि स्पीड क्यों यहाँ पे स्पीड तो चेंज हुआ है बट दोनों ही बीम का स्पीड एक साथ चेंज हुआ, इसीलिए ऐसे आ गया। पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किए थे, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार उसको देखिए। तो चलिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, हमें प्रूफ करना है कि क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। अगर 0 होगा तब इसी पाथ पे आएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसी और पाथ में मुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आने के बाद इधर भी मुड़ सकता है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो रहा है। तो देखिए साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हम लोग जानते थे कि कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट के है। अब साइन आई के जगह पे आप रखिए साइन 0 अपॉन साइन आर इक्वल टू के।
अब इस के को यहाँ भेज देते हैं और साइन आर को वहाँ भेज देते हैं, तो साइन 0 अपॉन के इक्वल टू साइन आर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और 0 अपॉन के इतना हो जाएगा साइन आर, और 0 अपॉन के 0 ही होगा इक्वल टू साइन आर। अब देखिए 0 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और इधर भी है साइन आर, ये कट गया, यहाँ से आ गया एंगल आर इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल पे ही आ रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल पे आ जाएगा, और इसी को तो हम बोलेंगे कि नो रिफ्लेक्शन। तो पहला कंडीशन यही है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है, मतलब नॉर्मल जो है उसी पर अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा। चलिए, तो दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल हो जाए। दूसरा कंडीशन है व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहने का मतलब वही था, एंगल 0 में 0 आया था, बट दूसरा भी कंडीशन में अगर दोनों एंगल इक्वल रहे ना, तो इस कंडीशन में भी आपको रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और वही कहेंगे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। मान लीजिए कि ये मीडियम है कोई, यहाँ से लाइट रे ऐसे चला गया, बिल्कुल कहीं मुड़ा ही नहीं है, नॉर्मल के साथ देखोगे तो ये एंगल आई है और एंगल आर है, और इसमें क्या कंडीशन दे रहा है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई वैल्यू आ जाएगा, मान लीजिए कोई कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम बात करें कि साइन आई अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू के इंटू साइन आर। अब साइन आई का वैल्यू जो लोगे वहीं यहाँ पे साइन आर के जगह पे भी वही वैल्यू लेना होगा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि कांस्टेंट, यहाँ पे स्पीड जो चेंज हुआ है v1 v2 लिख दे सकते हैं v1 अपॉन v2। अब देखिए यहाँ पे साइन आई, इसको रहने दो अभी, साइन आई अपॉन साइन आर के जगह पे भी साइन आई ही लिख देते हैं इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको इधर भेजोगे तो v1 इक्वल टू आ जाएगा v2। अब ये स्पीड सेम रहा तो हम लोग पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड भी सेम ही आ गया तो क्या रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन था जब कि रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब इस दो कंडीशंस को आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए 0, और दूसरा अगर दोनों एंगल इक्वल हो गया। एंगल इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि देखो कभी आप कभी मॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे शोरूम में जो ग्लासेस लगा रहता है उसका रिफ्रैक्शन जो है बिल्कुल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर हो जाता है। हम लोग इसको पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे, जिससे कि सामने का ग्लास पता ही नहीं चलता है कि सामने जो है कोई मीडियम भी है, क्योंकि लाइट के स्पीड उसमें सेम हो जाता है जितना पहले वाले मीडियम में होता है, तो रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इस सब को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और वो हमें कंसेप्ट पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फिजिक्स में एक कंसेप्ट है, वैसे आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है, बट फिजिक्स में इसको एज ए कंसेप्ट लिया जाता है। अब क्यों कंसेप्ट लिया जाता है, देखिए कैसा होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का अगर हम फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है। ये हुआ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक प्रिज्म की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आपको ये जानना चाहिए कि ये एक प्रिज्म की तरह भी वर्क कर सकता है। शर्त क्या है, जब लाइट रे इस दोनों पार्ट पे स्ट्राइक करे, मतलब इंसिडेंट हो ऐसे, तब ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसके जो सरफेसेस है, जो पैरेलल सरफेसेस है, इससे पार करते हुए जब निकलेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जो आप अपने घर में जो भी ग्लास वगैरह देखते हो, ठीक है, ये इसका थिकनेस है, आप इसको जस्ट समझ सकते हो, ये इसका थिकनेस है, ये इतना मोटाई है, इसका थिकनेस है।
इतना मोटा ये ग्लास है, ठीक है। अब ये ग्लास अगर आप लाइट रे इधर से या यहाँ से इंसिडेंट कराओगे तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब ये ग्लास जब यहाँ से लाइट रे जा रहा है, इसको थिकनेस मान लो, तो यहाँ से लाइट रे अगर भेजेंगे, अगर ये थिकनेस हो गया इतना मोटा, तो लाइट रे ये सामने से जाएगा, ये पीछे से निकलेगा, तो इसमें कुछ रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कैसा होता है वही इसमें पढ़ना है इस क्लास में हम लोगों को। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को हम लोग, अब ये तो हम बोर्ड पे अगर ड्रॉ करते हैं तो हम इस पर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का भी नहीं शो कर पाएंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सब शो कैसे कर पाएंगे, यहाँ से लाना पड़ेगा लाइट रे को। तो हम लोग अपने औकात में ही आ जाते हैं 2D में, मतलब इसके 2D पिक्चर्स कुछ इस तरह से बनते हैं। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को, कि ग्लास स्लैब क्या होगा। ये होता है, इट इज ए पीस ऑफ ग्लास whose two surfaces are या two faces are parallel। मतलब दो फेसेस अगर पैरेलल है तो ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। और लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक हो कि दोनों पैरेलल फेसेस से हो करके निकले, मतलब एक पैरेलल से वो इंसिडेंट हो तो दूसरे पैरेलल फेस से ये निकले बाहर। तब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग फिजिक्स में ग्लास स्लैब पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है, आखिर क्या है कि हम इसको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, आखिर इसका क्या रीज़न है। तो चलिए देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या है कि जैसे ही लाइट रे किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे पड़ता है तो देखिए क्या होता है। यहाँ से लाइट रे आकर के स्ट्राइक किया, अब ये लाइट रे यहाँ से स्ट्राइक किया, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे ऐसे जाता, लेकिन ये क्या है, ग्लास कैसा मीडियम हो गया, इस एयर के रिस्पेक्ट में ये तो डेंसर हो गया। तो डेंसर में लाइट रे किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ, और नॉर्मल की तरफ मुड़ करके यहाँ घुस जाएगा। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन नंबर 1 बोल देंगे। और यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ कुछ रे बनेगा और ये एंगल हो जाएगा R2, यानी कि रिफ्लेक्शन नंबर 2। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो रे बनाता है, जो एंगल बनाता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं। तो दोनों ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, क्योंकि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बना रहा है। तो इसलिए हम लोग एक को R1 और दूसरे को R2 बोल दिए। अब ये लाइट रे एक्चुअली में जाना चाहिए था ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन क्या होगा कि अब ये देखिए, यहाँ का मीडियम रेयरर है और यहाँ मीडियम हो गया डेंसर, इसीलिए नॉर्मल की तरफ मुड़ा है। लेकिन यहाँ तो फिर से मीडियम क्या है, रेयरर है, तो फिर ये कैसे मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। और जब हम इसको ऐसे ट्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। और ये लाइट रे हम यहाँ से स्ट्राइक करवाए और यहाँ से निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। लाइट रे का क्या हो जाना, पैरेलली शिफ्ट हो जाना, पैरेलल शिफ्ट बोल सकते हैं, या इसी चीज़ को लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। लाइट रे जितना पैरेलली शिफ्ट हो जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जाने के बाद, उसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। कह सकते हैं लाइट रे parallelly shifted after refraction through glass slab, rectangular glass slab. This is called लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हुआ अपने एक्चुअल पोजीशन से, इसी को बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब याद रखिएगा, ये जो एंगल है, जो ये रे है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। वो रे जो कि इमर्ज किया है, बाहर निकला है, ये सारे प्रोसेस से जो रे बाहर निकला है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और उसके बाद जो बाहर निकला वो इमर्जेंट रे हो जाता है, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है, इसको एंगल E यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये सबको भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। इमर्जेंट रे क्या होगा,
अगर पूछ दिया जाए कि इमर्जेंट रे क्या होगा, तो लिख सकते हैं द रे विच इमर्जेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, विच इमर्जेज, इमर्ज मतलब बाहर निकलना, ठीक है, इमर्जेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। जो रे बाहर निकले उसी को हम लोग इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस को, एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे is called angle of emergence, ठीक है। मतलब इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का देख सकते हो। आपके पास स्केल वगैरह या कोई भी ग्लास स्लैब होगा, वहाँ से आप एक टॉर्च जला कर देखिएगा। आप लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट कराओगे, ये निकलेगा यहाँ से। तो इसी फेनोमेना को हम लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लेते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आखिर कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो क्या है, फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। लेटरल शिफ्ट भी बोला जाता है उसको, लेटरल शिफ्ट भी बोला जाता है। बहुत सारे बुक में आपको लेटरल शिफ्ट मिलेगा, तो एक ही चीज़ है। तो देखिए कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, किसी लाइट रे को हम यहाँ से भेजते हैं तो इसमें लाइट रे निकलता है, इसी से जस्ट पैरेलल होकर के कुछ लाइट रे ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा और जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, बट ये इस तरह से बेंड होके इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट LD से लिख देंगे। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ से न भेज करके इतना बढ़ा देते, तो ये यहाँ से निकलना चाहता था और यहाँ से रिफ्रैक्टेड होता थोड़ा सा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मान लीजिए यहाँ से भेजते हैं तो ये जितना मोड़ने की कैपेसिटी है उतना मोड़ता, लेकिन ये तो हम बढ़ा दिए तो ये ज़्यादा बढ़ गया, तो ये ऊपर से रहता यहाँ से, और ये मान लीजिए इतना मुड़ गया रहता तो बढ़ गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। तो पहला फैक्टर लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस lateral displacement increases, lateral displacement increases, ठीक है। जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं फैक्टर, दूसरा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मोड़ने की कैपेसिटी। अगर ये ग्लास के पास मोड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा है, मान लीजिए इतना ना मोड़ के यहाँ तक मोड़ देता है, यहाँ से निकलता, तो इतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा मोड़ेगा उतना ही शिफ्ट होगा और उतना ही शिफ्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से लाइट रे जा रहा था, ये तो ये इतना मुड़ा था, उसके बाद इतना मुड़ गया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ इतना मुड़ा है, अगर इससे ज़्यादा मुड़ा रहता तो यहाँ से जाता ऐसे, तो ये देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। तो सेकेंड है केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग प्यार से म्यू
रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बढ़ा रहे हैं किसी भी मीडियम का तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग, इफ म्यू इंक्रीजेज मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट को LD से लिख देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। ठीक है, चलिए तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। आखिर तीसरा कौन सा फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है? तो देखिए तीसरा फैक्टर है इसका थिकनेस। अगर इस ग्लास को मोटा कर दिया जाए तो भी क्या होगा, देखिए ध्यान से, थिकनेस यहाँ से ग्लास मोटा करके यहाँ तक लेके जाते हैं तो ये यहीं से नहीं रिफ्रैक्शन हो जाता, इसके बाद रिफ्रैक्शन होता यहाँ आकर के, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्टेड रे निकलता। देखिए ये जो जा रहा था लाइट रे, सॉरी ये जो लाइट रे जा रहा था यहाँ जाता और यहाँ निकलता, तो यहाँ निकलता तो ये इसके रेस्पेक्ट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। तो जैसे थिकनेस बढ़ा देंगे ग्लास का तो क्या हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, इफ थिकनेस इंक्रीजेज then lateral displacement increases। कह सकते हो जिस ग्लास का थिकनेस ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा मोटा होगा उसमें उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें बहुत कम थिकनेस रहेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा। तो ये याद रखना है, तीसरा फैक्टर है। चलिए चौथा फैक्टर जो है वो क्या है, देखिए चौथा फैक्टर है वेवलेंथ। और वेवलेंथ क्या होता है, कोई भी लाइट रे अगर ट्रेवल करता है तो वो लाइट रे क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ये भी एक वेव है। तो ये अगर ट्रेवल कर रहा है और इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव में लेते हैं तो ट्रेवल कर रहा है तो इसके पास कोई वेवलेंथ होगा। अब जितना ज़्यादा वेवलेंथ समझिए उतना ही ज़्यादा इसकी स्पीड, और जितना ज़्यादा स्पीड होगा मोड़ने की कैपेसिटी उतना ही कम होगा। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ को हम लोग प्यार से लेमडा लिखते हैं, इस तरह से लेमडा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वेवलेंथ बढ़ा दिए मतलब पार्टिकुलर लाइट रे भेजे, मतलब इसी ग्लास स्लैब से अगर आप रेड कलर के लाइट रे को भेजोगे, रेड लाइट को भेजें, ठीक है, लेजर लाइट से रेड कलर को भेज दिए तो रेड जो है वो बहुत कम मुड़ता है, तो कम मुड़ा और यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे मुड़ा, तो देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो रेड कलर के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर यहीं पे रेड न भेज करके अगर हम वायलेट भेजते हैं तो वायलेट कलर क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेंड होता है, तो ये यहाँ से ऐसे बेंड हो जाता है। तो देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट वायलेट का बढ़ गया। तो याद रखिए कि वेवलेंथ जितना ज़्यादा रहेगा किसी लाइट रे का तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होने से उस लाइट रे का स्पीड बढ़ जाता है, और स्पीड बढ़ेगा तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब मोड़ने की कैपेसिटी घट जाएगा, वो पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, इफ़ वेवलेंथ इंक्रीजेज then lateral displacement decreases। ठीक है, और वाइस वर्सा इसका उल्टा भी संभव है कि इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रेड कलर को भेजें और वायलेट कलर को भेजें तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ लगभग 780 नैनोमीटर के आसपास होता है, और वायलेट कलर का होता है लगभग 390 नैनोमीटर के आसपास। ठीक है, तो वायलेट कलर का क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा और इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक, तो याद रखिए अगर पूछा जाए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट रेड का ज़्यादा होगा या वायलेट का ज़्यादा होगा तो आप बताओगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट वायलेट का जो है वो ज़्यादा होगा इस केस में, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है यहाँ पे वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ कम किसका है, वायलेट का। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स जो आपको याद होने चाहिए और बिल्कुल पता होना चाहिए कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि आखिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड चीज़ें अभी तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
मान लीजिए हमारे पास एक क्लास लैब है ऐसा, ठीक है। हाँ, ये टॉपिक हटा सकते हैं आप, फैक्टर्स। अब हम लोग पे क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसका प्रूफ भी करेंगे, और प्रूफ दोनों मेथड से करेंगे, एक मैथमेटिकल मेथड से करेंगे और एक हमारा फिजिक्स का मेथड। चलिए देखते हैं। यहाँ से लाइट रे जाएगा और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन कुछ बेंड होगा, और बेंड होगा, ये होगा रिफ्रैक्शन 1 R1। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किए, ये क्या होगा, ये R2 होगा। अब ये लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड हो जाएगा ऐसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखिए ये दोनों लाइट रे क्या है, पैरेलल है। हम लोग पढ़े हैं अभी कि पैरेलली शिफ्ट होता है। अब पैरेलल रेज को आप आगे की तरफ एक्सटेंड करो या पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इक्वल ही रहता है। तो देखिए मैथमेटिकल क्या वे है इसको बनाने का, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिए तो ये पैरेलल ही रहेगा। अब इस लाइन को अगर हम एक ट्रांसवर्सल ले लें, देखिए ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें तो क्या होगा, देखिए ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये भी एंगल आई होगा। क्यों होगा आई, तो ये होगा आपको करस्पॉन्डिंग एंगल से। हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल रे है, ऐसे दो पैरेलल रे है, कहीं भी मान लीजिए ऐसे दो पैरेलल रे है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल हो जाएगा आई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, तो दोनों पैरेलल हो गए। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इस नॉर्मल को ही तो आगे बढ़ाएं, इस सरफेस, ये सरफेस ऑलरेडी पैरेलल है और इसके 90 डिग्री है नॉर्मल, तो ये दोनों पैरेलल और पैरेलल हो जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन है। देखिए ऐसे ये दोनों एंगल है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये ई है, ये आई है, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। ऐसे हम लोग मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एंगल आई और एंगल ई क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। अब चलिए इसको हम लोग फिजिक्स के वे से भी प्रूफ कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए देखते हैं। ये तो था आपको एंगल R2। अब बताइए एंगल R1 और R2 इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा इक्वल, बताइए। एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो ये R2 है, ये R1, तो दोनों इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। चलिए अगर यहाँ पर स्पीड इसका v1 है और यहाँ इसका मान लीजिए वेलोसिटी v2 हो गया, बाहर निकलेगा तो फिर से v1 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, और तभी तो पैरेलल हो गया, जैसा था यहाँ वैसा ही हो गया यहाँ पे, मतलब कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, समझ में आया। तो यहाँ पे रेयर में v1 था, डेंसर में v2 स्पीड हो गया, यहाँ आ जा करके फिर से क्या हो गया, इसका स्पीड फिर से हो गया वही जो पहले था। ये R2 को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ को लगाइए, साइन आई अपॉन साइन R1, रिफ्रैक्शन 1 का रेशियो क्या देगा, v1 अपॉन v2, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी स्नेल्स लॉ लगाइए, तो साइन आई की जगह पे क्या है, R1 है, यहाँ पे साइन R1, R2 है ना, सॉरी R2 है, अपॉन साइन ई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ का स्पीड क्या है, v2, मोड़ने के काम कौन कर रहा है, v1, इसीलिए v1 नीचे रहेगा, जो मोड़ने का काम करता है उसको हम लोग उस स्पीड को नीचे की तरफ लिखते हैं, तो v1 मोड़ने का काम कर रहा था। अब देखिए R1 और R2 इक्वल है, R1 और R2 इक्वल है, तो इसके R2 के जगह पे R1 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन R1 अपॉन साइन ई इक्वल टू v2 अपॉन v1। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि R1 और R2
इक्वल है, एंगल R1 और R2 इक्वल है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा। LHS को LHS से मल्टीप्लाई करेंगे और RHS को RHS से। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन E, इसका LHS क्या है V1 अपॉन V2, तो V1 अपॉन V2 इंटू इसका LHS क्या है V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आ गया साइन I अपॉन साइन E इक्वल टू 1, ये तो 1 बच जाएगा। अब E को इधर भेज दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन I इक्वल टू साइन E, साइन कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, एंगल I इक्वल टू एंगल E। यही रिलेशन है और यही रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये एंगल दे दिया जाएगा और ये एंगल पूछा जाएगा, ये दोनों पूछा जाएगा, क्या इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ये तो कम ही होगा। R1 और R2 हमेशा लेस देन एंगल I होता है, R1 एंड R2 हमेशा लेस देन होता है एंगल I जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रहा हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वैसे ये समझने वाली चीज़ें हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के कंसेप्ट के बाद कल हम लोग एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि है रियल डेप्थ का कंसेप्ट और अपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए।